स्टोरीज बाय आर्यांश में आपका स्वागत है। यदि आप रोमांच, डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। अब से हम अपनी शामें एक साथ बिताएंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको अंदर तक उत्तेजित कर देंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगी। इसलिए अपने हेडफोन लगाएं, रोशनी कम करें, कुछ अकेलापन ढूंढें और आज की स्टोरी बाय आर्यांश का आनंद लें। ये कहानी जो आप सुनने वाले हैं सच है और ये 1965 में वर्मोंट के एक छोटे दूर बसे शहर रेवन हॉलो में हुई थी। ये एलियास ग्रेव्स नाम के एक युवा युवक की कहानी है जिसने एक अजनबी के आने का साक्षी पाया, जो प्राचीन अंधकार और एक खूनी सच्चाई के साथ आया था, जिसे कोई मानना नहीं चाहता था जब तक बहुत देर न हो गई। कहानी शुरू करने से पहले हमारे उन सच्चे समर्थकों को नमस्कार, जो हमारे सदस्यों के क्लब के माध्यम से हमारा साथ देते हैं। आपका धन्यवाद। और आप सभी जो यहाँ हैं, जान लें कि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हम ऐसे डरावने किस्से आपके सामने ला पाते हैं। मुझे यह सब बताना जरूरी है, आपके लिए नहीं बल्कि मेरे ही लिए। शायद अगर मैं सब कुछ बाहर निकाल दूं तो वे भयानक तस्वीरें मेरे मन से दूर हो जाएंगी। 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन खून और गीली मिट्टी की गंध आज भी मेरे जहन में ताजी, जैसे यह कल की ही बात। यह सब 1965 के पतझड़ में शुरू हुआ था। रेवन हॉलो में जिंदगी शांत और लगभग नीरस थी। हम वर्मोंट के नक्शे पर भूल दिए गए एक छोटे से शहर थे, जो एक प्राचीन और घने जंगल से घिरा हुआ था, जो सूर्य की रोशनी को निगल जाता था। हम एक दूसरे को नाम से जानते थे, हम एक दूसरे के राज जानते थे, या कम से कम हम ऐसा सोचते थे। हमारी दिनचर्या की शांति हमारी सबसे बड़ी आशीर्वाद थी, और जैसा कि हमें जल्द ही पता चल गया, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बदलाव धीरे धीरे आने लगा, सबसे पहले एक अजनबी के आने के साथ। नए लोग रेवन हॉलो में नहीं आते थे। यात्री मेन रोड से बहुत दूर होकर गुजरते थे। हम आखिर की एक बंद सड़क थे, पर वो आया। उसका नाम था कॉर्विन, एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी। इसका चेहरा समय की रेखाओं और किसी अनकही पीड़ा के निशानों से भरा था, जिसे मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था। उसकी आंखें फीकी ग्रे रंग की थीं, लगभग रंगहीन, लेकिन उनमें एक तेज था जो सीधे तुम्हारे अंदर उतर जाती थी, तुम्हारे डर को छूती थी। उसने ओल्ड मैन थैचर के पुराने हॉलोवे कैबिन को किराए पर लिया, जो जंगल के किनारे पर था, पर ऐसी जगह है जिसे सालों से कोई नहीं छू पाया था। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, यह हमारी आदत थी, पर उसकी मौजूदगी जैसे शांत जल में फेंका गया पत्थर, जो लहरें बनाता है और वो लहरें तूफान में बदल जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद पहला मरा हुआ जानवर मिला, या ओल्डमैन थैचर ने देखा। उसका एक भेड़, या जो कुछ उसका आखिरी हिस्सा बचा था, वह सिर्फ मरा नहीं था, जैसे कोई भालू या भेड़ियों का झुंड ने उस पर हमला किया हो। पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, टुकड़े टुकड़े, एक क्रूरता के साथ जो कि इस दुनिया की नहीं लगती थी। मुझे याद है, मैंने शव देखा था। शरीर फटा हुआ था, अंग बहुत दूर तक फैले हुए थे,
और सबसे अजीब बात, वहां पर कोई खून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा खून चूस लिया गया हो। पंजों के निशान बहुत गहरे थे, भालू के नाखूनों से बहुत ज्यादा लंबे, और उनमें एक हिंसक चतुराई थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दिया था। शहर की पुलिस डिप्टी रोक एक दयालु लेकिन शराबी और जमीन विवादों के मामले में अनुभवी अधिकारी थे। उन्होंने कहा, यह एक भालू था, एक बड़ा गुस्सैल भालू। वो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें शिकार का अनुभव था। वो जानते थे ऐसा भालू नहीं करता। ये कुछ और था, कुछ गलत था। शहर हाई अलर्ट पर था, लेकिन जिंदगी अपनी जिद पर कायम थी। लोग जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। शिकारी ग्रुप्स में घूमते थे और कोई भी शाम के बाद जंगल के आसपास नहीं जाता था। कॉर्विन की मौजूदगी ने हवा को भारी कर दिया था। वह शायद ही कभी शहर आता था। जब आता भी था तो बिना किसी आवाज के चलता था। उसकी फीकी आंखें सब कुछ और सब चीज पर टिकी होती थी। वह ज्यादा बात नहीं करता था, और जब करता उसकी आवाज गहरी और खुरदरी होती, जैसे पत्थर आपस में रगड़ रहे हैं। वह मेरे पिता की दुकान से खरीदारी करता था। मीट, बहुत कुछ, रोटी, केरोसिन, कैश में भुगतान करता और चला जाता। पिता ने एक बार बातचीत करने की कोशिश करी। तुम दूर से आए हो क्या? उन्होंने दोस्ताना अंदाज से पूछा। कॉर्विन ने उन्हें बस लंबे समय तक घूरा, वो खाली छेदती हुई नजर। तुम्हारी कल्पना से भी दूर, उसने जवाब दिया, और उस दुकान की हवा ठंडी हो गई। उसके आसपास एक ऊर्जा थी, एक संकुचित खतरे की आभा। वह ताकतवर था, यह तो क्लियर था। उसके हाथ मोटे और ताकतवर थे। पुराने फ्लैनल शर्ट के नीचे छिपे हुए उसके हाथ बड़े और खुरदरे। पर यह केवल शारीरिक ताकत नहीं थी, यह कुछ और था। एक जंगलीपन, एक जानवर जैसी प्रवृत्ति जिसे वह सभ्यता के आड़ में छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे गोदाम की खिड़की से देखता था। जब भी वह देखता, अंदर कुछ था, एक तरलता, जैसे शिकार की, जैसे कोई भेड़िया इंसान बनने का नाटक कर रहा हो। वह मेरी नजर को महसूस करता था। कई बार बीच सड़क पर अचानक रुक जाता, धीरे से अपना सर मेरी तरफ घुमाता और सीधे मेरी निगाहों में घूमता। उन पलों में मुझे एक प्राचीन भय लगता, एक चेतावनी जो कहती थी, भागो, छिप जाओ, मत देखो। पर मैं जवान था, जिज्ञासु और भोला। मैं सोचता, यह बस एक अजीब आदमी है, शायद कोई भूतपूर्व सैनिक जिसने बहुत कुछ देखा है। हम हमेशा तर्कसंगत जवाब ढूंढते हैं, है ना? हम असमझ को उन बक्सों में फिट करने की कोशिश करते हैं जहां हमारा दिमाग चल सके, पर कुछ बातें बस फिट नहीं होती। जैसे जैसे कॉर्विन ने बारे में संदेह बढ़ा, मरे हुए जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। परसों की खेत में एक बछड़ा, फिर मिस्टर हॉलवर्सन के दो शिकारी कुत्ते। पैटर्न वही था, बेहद हिंसक, खुरचनों से फटा शरीर और खून का लगभग ना के बराबर होना। रिवन हॉलों में अब एक डर, एक फुसफुसाहट नहीं रहा। वह एक दबी हुई चीख बन गया था। हर किसी की, भले ही अनकही हो, नजरें उस केबिन की ओर मुड़ने लगी जो जंगल के किनारे था, द हॉलोवे कैबिन। रेवन हॉलो की रातें बदल गई थी। पहले यहाँ केवल हवा की आवाज होती थी, या मेढक की, या झिंगुरों की, या जंगल के कीड़ों की। बट अब केवल सन्नाटा, जैसे खुद जंगल अपनी सांसें रोक कर बैठा हो, किसी के इंतजार में।
घर पर तनाव महसूस किया जा रहा था। मेरे पिता हर रात अपनी बंदूक साफ करते थे, एक ऐसा रिवाज जो उन्होंने बचपन के बाद से कभी नहीं किया था। मेरी माँ एक विश्वसनीय और बहादुर महिला थी। सूरज डूबते ही खिड़कियां बंद कर देती थी और रसोई में चुपचाप प्रार्थना करती थी। मैं उन्हें देखता रहता था, होठ बिना आवाज के हिलते हुए, और उनके चेहरे पर एक ऐसी चिंता थी जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। इलियास, मैं चाहता हूं कि तुम अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। इस बात पर कोई बहस नहीं, पिता ने एक रात कहा। उनकी आवाज में कोई जगह नहीं थी तकरार की। जो भी बाहर था वह अब कोई खेल नहीं खेल रहा था। शहर की बातचीत एक रस हो गई थी। क्या सुना? हॉलवर्सन की गायों के साथ क्या हुआ? वे कहते थे डिप्टी रूक और 3 लोग जांच करने गए थे और खाली भूत की तरह लौटे। वेयरवुल्फ, यह नाम अब फुसफुसाहट में उभरने लगा। पहले मजाक में, नर्वस हंसी के साथ, बार में, फिर गंभीरता से, घर की छत पर गुप्त बातचीतों में। यह शब्द जो कभी बच्चों को डराने के लिए था, अब बड़ों के होठों पर बसा था। लेकिन जब हकीकत कल्पना से डरावनी हो जाती है तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। मुझे एक खास रात याद है। मैं अपने कमरे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था और बाहर का अंधेरा अजीब तरह से हलचल कर रहा था। तभी मुझे वह आवाज सुनाई दी। यह साधारण भेड़िए की हाँक नहीं थी। मैं उस क्षेत्र के भेड़ियों की आवाजें जानता था। वो क्रूर थी पर नेचुरल। पर ये अलग थी। ये आवाज धीमी शुरुआत से बढ़ी, फिर गड़गड़ाहट से भरी हुई, दर्द और गुस्से से लिपटी हुई, जैसे रात के कपड़े को फाड़ डालने वाली कोई चीख। यह आवाज थी बदलाव की, दर्द की और बेहद गहरे गुस्से की। यह आवाज जंगल की ओर से आ रही थी, हॉलवे कैबिन की ओर से। हमारा कुत्ता बस्टर, जो कभी पीछे नहीं हटता था, वो मेरे बिस्तर के नीचे डर के मारे कांप रहा था। मैं खिड़की के पर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चांद लगभग पूरा था, बिल्कुल बादल रहित आकाश में, चांदमती चांदी के सिक्के की तरह। उस चांदी में परछाइयां भूतिया दिख रही थी। एक पल के लिए मैंने कुछ हिलते देखा। एक बहुत बड़ा आकार, इंसान से बड़ी आकृति, वह तेजी से हिल रहा था, आधा झुका हुआ, आधा सीधा, बहुत तेज, डरावना तेज। वो छाया मेरे समझ में आने से पहले ही अंधकार में खो गई। मैं उस रात सो नहीं पाया, अपने बिस्तर पर बैठा रहा, घुटनों को गले से लगाए उस सिकती हुई चुप्पी को सुनता रहा। जो आवाज के बाद आई वह आवाज से अधिक डरावना था। उस रात के बाद दिन कुछ अजीब सन्नाटा लिए हुए थे। न कोई नया शव मिला, न कोई अजीब आवाज, जैसे तूफान के पहले की शांति है। लोगों ने मानना शुरू कर दिया, शायद खतरा चला गया, शायद वो पागल भालू अब यहाँ नहीं है। लेकिन मैं नहीं मान सका। उस आकृति की छवि और उस हाउल की गूंज मेरे मन में गहराई तक उतरी थी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, एक लगातार सनसनाहट मेरी गर्दन के पीछे, जैसे कोई आंखें हर समय मेरी ओर टिकी हो। मैं शहर में घूमता, बार बार पीछे देखता, पूरी तरह अलर्ट। मेरे दोस्त सोचते थे मैं बहुत घबराया हुआ हूं। आराम कर इलियास, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मिका कहता। तुम बहुत सारी डरावनी कॉमिक्स पढ़ते हो। पर यह मेरी कल्पना नहीं थी, यह असली था। मैं महसूस कर सकता था हर रोंगटे की तरह। एक दोपहर मेरे पिता ने मुझसे कहा मैं कुछ इक्विपमेंट ले आऊं जो उन्होंने मिस्टर हॉलवर्सन को उधार दिए थे। वो खेत लगभग 1 मील दूर था, शहर की आखिरी प्रॉपर्टी जहां जंगल पूरी तरह से बंद होता था। सूरज ढल रहा था, आसमान ऑरेंज और पर्पल रंगों से रंगा हुआ था। मैं अपनी साइकिल पर बैठा और मिट्टी के कच्चे रास्ते पर चल पड़ा।
लौटते वक्त रात तेजी से आ गई। रास्ते के दोनों ओर लंबी पेड़ों की छाया जैसे काले उंगलियों की तरह फैली हुई थी। हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई और तभी मेरी साइकिल की चेन टूट गई। मैं उतर गया, नाराज होकर उसे धकेलने लगा। जंगल पूरी तरह से शांत था। ना कोई चिड़िया, ना कीड़े, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे पैरों की एक धूल की आवाज। और फिर मैंने उसे देखा। रास्ते के उस तरफ लगभग 50 कदम दूर दो पेड़ों के बीच वो खड़ा था, कॉर्बन। वह मुझे नहीं देख रहा था, वो जंगल की तरफ देख रहा था, पूरी तरह से स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसका शरीर तना हुआ था, जैसे कुछ सुन रहा हो जो मैं नहीं सुन पा रहा था। मैं ठंड से जम गया, तेजी से चलने लगा, टूटी हुई साइकिल को घसीटते हुए। जब मैं उससे कुछ दूर होकर गुजरा, उसने सिर धीरे से घुमा, सिर्फ सर, बाकी पूरा शरीर रुका हुआ। उसकी फीकी आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही थी और उन आंखों में मैंने इंसान नहीं देखा, मैंने भूख देखी। एक प्योर, रुकी हुई जंगलीपन जो दर्द और मौत का दावा करती थी। वह कोई पहचान नहीं दिखा रहा था, न मानवता। वो निगाह थी शिकारी की। मेरे पैर खुद ब खुद तेज चलने लगे, फिर भागने लगे। मेरे हाथ साइकिल का हैंडल को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन मेरा पूरा शरीर केवल बचने की भावना से भरा हुआ था। मेरी सांसें तेज हो रही थी, हवा मेरे कानों में गूंज रही थी। और तब मैंने गुर्राहट सुनी। वो इंसान की नहीं थी, वह कोई कुत्ता भी नहीं था, वो कोई जानवर भी नहीं था। वह वह इम्पॉसिबल हाउल थी, जैसे लोहे के पंजों से चट्टानों को खरोचो जा रहा हो और उसमें जानवर की सी क्रूरता घुली हो। मैंने पीछे नहीं देखा, मैं देख ही नहीं सका, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने देखा तो मेरी आत्मा वहीं रह जाएगी। मैं लुढ़का, गिरा, मेरे घुटने खुरच गए, पर मैं उठा और भागता रहा। मैं भागता रहा जब तक अंधेरा और घना नहीं हो गया और सिर्फ चांदनी दिख रही थी। मेरे पीछे कुछ था, मैं महसूस कर सकता था। जमीन पर भारी कदमों के कंपन हो रहे थे और फिर सब कुछ शांत हो गया। कोई गुर्राहट, कोई पच्चा, कुछ भी। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया, अपने हाथ को मुंह पर रखकर सांसें रोकने की कोशिश करता हुआ, जो कि बहुत तेज चल रही थी। कुछ मिनट बीते या शायद कुछ घंटे, मुझे नहीं पता। पक्ष जैसे शायद रुक गया था। मैंने कुछ नहीं सुना, पर मेरी हड्डियां कह रही थी वो यहीं है। धीरे धीरे मैं रेंगते हुए आगे बढ़ा, सड़क तक पहुंचा और दूर से लाइट्स देखी। गांव की, हमारे घर की, मेरे खुद के घर की। उस रोशनी ने मुझे हिम्मत दी, जैसे किसी ने मेरे ऊपर से बोझ हटा लिया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। माँ ने मुझे देखा और दौड़कर गले लगा। भगवान का शुक्र है, तुम कहाँ थे? बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा था। मैं कुछ नहीं कह पाया, मेरे होठ सूखे हुए थे और मेरी आंखें अब हर परछाई से डरने लगी थी। उस रात मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी नींद मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। अगली सुबह मेरे पिता ने देखा मेरी साइकिल टूटी हुई है और मेरे जीन्स पर खून के निशान हैं। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस मुझे देखा, जैसे उन्हें जवाब पहले से ही मालूम। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, एलियस, कुछ बातें होती हैं जिन्हें आदमी महसूस करता लेकिन कह नहीं पाता। अगर कभी भी तुम कुछ देखो या महसूस करो जो तुम्हारे दिल को हिला दे, सीधा मुझे बताना। मैंने सिर हिलाया, पर सच तो यह था, मैं खुद नहीं जानता था कि मैंने क्या देखा था। मैं जो महसूस कर रहा था वो वो इंसानी समझ से परे था। शहर में धीरे धीरे कहानियां फैलने लगी। कोई कहता, मैंने कुछ देखा जो दो पैरों पर चलता है, उसका सिर भेड़िए जैसा था। कोई और कहता, वो खेत की बाढ़ के पार कूद गया, जैसे हवा में उड़ रहा हो।
लोग डर गए थे, पर कोई कुछ खुलकर नहीं कह रहा था, क्योंकि अगर कोई कुछ कहता तो बाकी लोग मानने लगते, और अगर हम सब मान लेते तो वो सच हो जाता। कॉर्विन अब और भी गम दिखता था, हॉलवे कैबिन में बंद, जैसे वो किसी भीतर के तूफान से लड़ रहा हो, या शायद किसी और चीज को रोक रहा हो। मुझे एक रात याद है, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे दूर पहाड़ी की चोटी पर कुछ दिखा, एक काली आकृति, पूरी तरह सीधी, चांदनी रात में खड़ी। वो मुझे घूर रही थी। वैसे तो हम बहुत दूर थे, फिर भी मुझे महसूस हुआ वो कॉर्विन था। उस पर मुझे समझ आ गया था, यह आदमी नहीं है, या अगर है भी तो अब नहीं। वह इंसान था कभी, पर अब उसमें कुछ और समा चुका था, कुछ पुराना, भूखा और गुस्से से भरा। पूर्णिमा से एक रात पहले थी, और रेवन हॉलो में एक सड़ा हुआ सन्नाटा छा गया था। एक सड़ी हुई शांति थी, जैसे किसी दलदल की सतह जो कुछ भीषण हमेशा छुपाए हुए हो। लोगों ने हम लोग के बारे में बात करना बंद कर दिया। उन्होंने कॉर्विन का नाम फुसफुसाना तक बंद कर दिया। ऐसा लगता था जैसे राक्षस को अनदेखा करके वो उसे गायब कर देंगे। पर डर वहीं था, हर कील में, हर लकड़ी के तख्ते पे, हर एक नजर में जो मेरे पिता की दुकान में मिलती थी। शॉटगन के सिलेंडर उड़ाए जा रहे थे, नाखून, कील और लकड़ी के तख्ते उड़ रहे थे। कोई नहीं मानता था, और हर कोई अपने घर की मरम्मत कर रहा था, उसे और मजबूत कर रहा था। खिड़कियां बंद करी जा रही थी, उन पे पटरे लगाए जा रहे थे कि सर्दियों की तैयारी के बहाने। बाड़े की मरम्मत हो रही थी, एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई जा रही थी पोर्च और गार्डन में। रिवन हॉलो एक किले में बदलता जा रहा था। पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी, बारिश और गीले पाइन की महक लाती हुई। वो हवा जिसने मेरे स्किन पर सिहरन दौड़ाई। ऐसा लगता था जैसे इस हवा में कुछ फुसफुसा रहा हो, एक क्रूरता का वादा लेकर। दिन धीमा चल रहा था, मैं घर में भटकता रहा, एक भूत की तरह, बिना फोकस किए। फर्श के चरमराने की आवाज, खिड़की पर थपथपाती टहनियां, हर आवाज मुझे चौंका देती थी। मैं शिकारी की कोठरी में बंद शिकार की तरह महसूस कर रहा था। रात आई, एक राहत के स्थान पर सजा की तरह। सूरज लाल आकाश में अस्त हुआ, जैसे घाव और चोट पर कोई मरहम लगा रहा हो। फिर अंधेरे ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। सड़कें खाली थी, ना कोई गाड़ी की रोशनी, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की सरसराहट। मेरे पिताजी अकेले लिविंग रूम में बैठे थे, बंदूक उनकी गोद में थी, अखबार पढ़ने का नाटक करते हुए। माँ किचन में थी, पर वो खाना नहीं बना रही थी, वो भी सुन रही थी। हम सब इंतजार कर रहे थे, उस हाउल का इंतजार जो शिकार की शुरुआत बताएगा। चांद अब आकाश में लगभग पूरा था, एक सफेद डरावनी आंख की तरह चमक रहा था। यह रोशनी ठंडी और क्लिनिकल थी, जैसे दुनिया के रंग छीन रही हो और केवल काले, सफेद और ग्रे को छोड़ रही हो। एक ऐसी रोशनी थी जो छिपाने की बजाय विकृत कर रही थी। परछाइयां और भी गहरी और डरावनी लग रही थी। मैं बैठा नहीं रह सका। घर में रहना, अजय होकर इस चीज के बाहर होने का इंतजार करना असहनीय था। मुझे कुछ करना था। मैं सबूत चाहता था, किसी को विश्वास दिलाना चाहता था, और केवल एक ही व्यक्ति था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, मीका। वो मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, मेरे मन के तूफान का खिला। अगर मैं उसे मना सकूं तो शायद मैं इतना अकेला नहीं रहूंगा। मैं इंतजार करता रहा जब तक मेरे माता पिता कमरे में चले नहीं गए। मैं पीछे की खिड़की से चुपके से बाहर निकला। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं भागा, परछाइयों के बीच झुकता हुआ, दो सड़कों के बीच मीका के घर तक। मैं उसकी खिड़की पर हल्के से टैप किया।
वो नींद में था, उसका चेहरा सुस्त था। मैंने उसे नीचे आने को कहा और हम अगल-बगल आग के ढेर के पीछे मिले। धुंधली रोशनी में मैंने उसे सब कुछ बताया, सिर्फ वो पागल संवार संस्करण नहीं जो मैंने अपने माँ-बाप को बताया था, बल्कि डर और हताशा से भरा डिटेल में। मीका चुपचाप सुन रहा था, पहले शक में, फिर उसकी आंखों में सचमुच परेशानी उतर आई। वह भेड़ियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करता था। ये बहुत अजीब है इलियास, उसने कहा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। आदमी ने सचमुच अजीब है, लेकिन राक्षस? मुझे नहीं पता वो क्या है मीका, लेकिन नॉर्मल नहीं है। और कल पूर्णमासी की रात है। अगर कुछ होने वाला है तो वो कल रात ही होगा, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरी आवाज में जो डर और डरता थी, उसने उसे मना लिया। उसने बाद में निश्चय किया, ठीक है, तो हम क्या करें? मैं वहां जाना चाहता हूं, मैंने कहा। उसके कैबिन को दूर से देखना चाहता हूं। अगर वो सिर्फ अजीब है, तो हम उसे किताब पढ़ते देखते रहेंगे, और अगर कुछ और है, तो हमें पता लगाना होगा। हमने इस प्लानिंग की शुरुआत की, एक डर और जवानी के जोश से भरा हुआ। दो 18 वर्ष के लड़कों के खिलाफ हमें पता नहीं था, पर मरने से बेहतर था। मीका एक पल को हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, पर सावधानी से, बहुत सावधानी से। फ्लैश लाइट, पॉकेट चाकू, जो भी है, ले आओ। हमने उस पुरानी ओक के पेड़ के नीचे एक पवित्र वचन किया, डर और दोस्ती की वफादारी से बना एक वचन। जब मैं घर लौटा, डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ कुछ और भी था। छोटी सी, नाजुक सी आशा की लौ। अब मैं अकेला नहीं था, और अब यह डर थोड़ा सहने लायक था। पूर्णमासी का दिन सूना और भारी था। नीचे धुंध जमीन से चिपकी हुई थी, जैसे दिन भी उस रात आने वाली भयानक पर शोक मना रहा हो। शहर धीरे धीरे, जैसे धीमी गति से चल रहा था। जो लोग बाहर निकले थे, वो झुके हुए कंधे और झुकी हुई आंखों के साथ काम निपटाकर जल्दी से घर लौट आ रहे थे। पूरा वातावरण बिजली से लदा हुआ था, ऐसे तनाव से जो किसी क्रूर तूफान के पहले महसूस होता है। हर एक गुजरता घंटा एक यातना जैसा था। मैं पिता की दुकान में मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैंने एक कैन गिरा दिया। कैन के गिरने की आवाज इस जगह में सन्नाटे में एक गोली के चलने जैसी लगी। मेरे पिता ने मुझे देखा, उसकी आंखों में थकान और दुख था। मुझे लगता है कि उनकी अंदर गहराई में वह भी डर रहे हैं कि मेरी कहानियां, मेरा पागलपन सच भी हो सकता है। सूरज की अंतिम किरणें ढल रही थी। इस ढलते सूरज का दृश्य खूबसूरत नहीं। आसमान चमकीला नहीं था, बल्कि उस पर से रंग जैसे किसी ने खींच लिया था, और केवल पुरानी चोट जैसी बैंगनी गहरे रंग छाए हुए थे। अंधकार धरती से उठा, आसमान से नहीं गिरा। ठंड बढ़ गई। मैं घर में चुपके से अपना बैग पैक कर रहा था। मेरे पास फ्लैश लाइट, नए बैटरियाज, पिता का पुराना दूरबीन था, और एक तेज शिकारी चाकू। मैंने सबसे गहरे काले कपड़े पहने। घर की हर आवाज से मैं चौकन्ना हो गया। ऊपर की फर्श, बोर्ड की चरमराहट, लिविंग रूम की घड़ी की टिक टिक, ये सब सेकंडों को गिन रही थी, और अनिवार्य सामना तक। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। चांद पहाड़ी के पीछे से उभर रहा था, पूरा परफेक्ट, हड्डी की तरह सफेद। उसकी रोशनी ठंडी और क्लिनिकल थी। लगता था जैसे वह परिदृश्य से हर रंग छीन रहा हो, और केवल काले, सफेद और ग्रे रंग बचा रहा हो। यह रोशनी छुपाने की बजाय विकृत कर रही थी। सन्नाटा और गहरा, और ज्यादा डरावना लग रहा था। मैंने माँ बाप से चुपचाप अलविदा कहा, जो लिविंग रूम में अपने मौन प्रहर में डूबे थे।
मुझे अपराधीपन की भावना घेर रही थी। अगर कुछ हुआ तो ये कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकला और अब पूरी तरह सुनसान सड़कों पर दौड़ा। हवा बेहद ठंडी थी। दुनिया अपनी सांस रोक कर बैठी हुई थी। मैं सीधे उस भयावह हृदय की ओर भाग रहा था। मैं पुरानी ओक के पेड़ के नीचे मीका से मिला। हमारे पैक्ट के अनुसार चांद की सफेद रोशनी में उसका चेहरा फीका और स्ट्रेस था। वह भी बैग लेकर आया था। हमने ज्यादा बातें नहीं करी, सिर्फ एक नॉड ही काफी था। हम दोनों उस भयानक रिस्क को समझ रहे थे। हमने जंगल में प्रवेश किया। बाहर रोड पर चांद की रोशनी में कुछ दिखाई दे रहा था। जंगल के अंदर चीड़ और फर के घने छत के नीचे अंधेरा लगभग कंप्लीट था। चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन को छू रही थी। हवा ठंडी थी, भारी, और उसमें अजीब सी गंध थी। एक मूसलाधार जंगली गंध, गीले फर और गीली मिट्टी की गंध। यह गंध डर की थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जितना कोशिश कर सकते थे उतना कम फ्लैशलाइट को जलाते, जिससे कि कुछ समय के लिए, या जिससे हम जड़ें या पत्थरों से ना टकराएं। हर कंकड़ एक विस्फोट की तरह लगता था। जंगल का सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। न झिंगुर थे, न कीड़े, और न ही उल्लू। ऐसा लग रहा था जैसे सभी जानवर जानते थे कि रात का सबसे बड़ा शिकारी आ रहा है, और वो डर के मारे छुप गए थे। हमें लगभग 1 घंटा लगा। जंगल के ऊपर वाली छोटी पहाड़ी तक पहुंच गए, जो हॉलोवे कैबिन पर नजदीक के लिए निगरानी के लिए परफेक्ट थी। यह जगह परफेक्ट थी। हम लगभग 100 कदम दूर थे, पत्थर और जंगली झाड़ झंखाड़ के पीछे छुपे। हम ठंडे और गीले जमीन पर पेट के बल लेट गए। मीका ने अपनी दूरबीन निकाली और मैंने अपनी निकाली। हमने कैबिन को देखा। वह पूरी तरह अंधेरे में था। खिड़की से कोई रोशनी नहीं, चिमनी से कोई धुआं नहीं। यह खाली लग रहा था। क्या तुझे यकीन है कि वो यहाँ है? मीका ने फुसफुसाया। होगा ही, मैंने जवाब दिया, शक के साथ। हम लगभग 20 मिनट शांति से वहां बैठे। ठंड हमारे कपड़ों में समा गई। चांद अब आसमान में था, एक सफेद देख रेख करने वाली एक आंख की तरह। मैं सोच रहा था कि शायद मैं गलत था, कि कॉर्विन बस एक आदमी था और वह चला गया होगा। फिर एक आवाज हुई। यह तेज नहीं थी। हॉलवे कैबिन के अंदर से आने वाली धीमी एक गरज की तरह, एक चमचमाती हुई आवाज जो भयानक थी, जो हड्डियां चटका रही थी। यह लकड़ी की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। कुछ गीला, नम, ऑर्गेनिक। ये हड्डियों के टूटने की आवाज थी, और उसके साथ कराह, एक धीमी कराह। एक इतना गहरा, इतना अनमानवीय था कि मेरी रूह कांप उठी। ये एक दर्द की आवाज थी, बताई ना जा सकने लायक। पर उसके नीचे एक और आवाज थी, बढ़ते हुए गुस्से की आवाज, एक चेंज की आवाज। मीका ने दूरबीन नीचे रख दी। उसके चेहरे पर शून्यता थी, एक सच्ची दहशत। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में मैं दुनिया की व्यवहारिकता का अंत देख सकता था। उसने वेतल पार कर लिया था। अब कोई संदेह नहीं था, बस भयानक स्वीकृति कि किसी अज्ञात और अशुभ शक्ति से कुछ हो रहा था। केबिन के बीच से बिलखती हुई, टूटती हुई हड्डियों की आवाजें आ रही थी। आवाजें तेज और कड़क थी, जैसे मोटी टहनी टूट रही हो, पर नम और ऑर्गेनिक। हर टूटने के साथ एक दर्द की कराह, किसी इंसानी शरीर को जबरदस्ती बदला जा रहा। मैं कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाया। मैंने एक कंकाल को टूटते और खिंचते देखा, जोड़ खिसकते हुए, स्पाइनल कॉर्ड को असंभव तरीकों से मुड़ता हुआ देखा। कराह बदलने लगी थी। वह दर्द से अब गर्जना में बदल रही थी। जैसे जैसे हड्डियां बदल रही थी, चीख अब दहाड़ बनती जा रही थी। फटे हुए कपड़ों की आवाजें, या शायद कुछ और भी भयानक। स्किन फट रही थी, तनाव से खींच रही थी, मानो त्वचा अपने नीचे किसी और को स्वीकारने के लिए खींच रही थी। मैंने मीका को देखा।
उसकी आंखें फैल गई थी। पुतली पुतलियां इतनी फैल गई कि पूरी आंख काली हो चुकी थी। एक आंसू उसके गाल पर था और चेहरा सन्नाटा लिए हुए उसने सच को देख लिया था, और वह सबसे भयानक सच था। फिर दहाड़ आई। यह नॉर्मल नहीं थी, यह जानवर की नहीं थी, ये किसी राक्षस की चीख थी। गर्दन को तोड़ देने वाली गूंज, हड्डियां थरथरा देने वाली आवाज। यह एक प्योर गुस्से की पागल आत्मा की पुकार थी। इसने अब शरीर पा लिया था। फिर हॉलोवे कैबिन का दरवाजा टूटा, खुला नहीं बल्कि उखड़कर दूर जा गिरा। अपने तिनकों की तरह उछल गई, जैसे किसी दैत्य ने उन्हें तोड़ डाला हो। और फिर वो बाहर आया। जो बाहर निकला वह अस्तित्व में नहीं आना चाहिए था, उसे होना ही नहीं चाहिए था। मेरा दिमाग उसे समझने से मना कर रहा था। यह हर नेचुरल रूल, हर लॉजिक, हर दर्शन को चुनौती देने वाली चीज थी। वह दो पैरों पर खड़ा था, पर वो पेड़ भेड़िए के थे। उसके जोड़ उल्टे मुड़े हुए थे, पंजे मुड़े हुए धारदार काले नाखूनों से भरे। उसकी ऊंचाई कॉर्विन से बहुत ज्यादा थी, लगभग 8 फीट, वो भी झुका हुआ। उसका शरीर मानव और जानवर का एक भयानक मिश्रण। चौड़ा सीना, मोटे कंधे, काले गीले बालों से ढके हुए जिनमें सूखा हुआ खून चिपका था। उसकी बाहें असामान्य रूप से लंबी और मजबूत, पंजे जैसे हाथों के साथ। और फिर उसका चेहरा एक भेड़िए का लंबा थूथन, लेकिन उससे कहीं अधिक डरावना। काले होंठ पीछे खिंचे हुए, धारदार पीले दांतों की 2 परतें दिखाई दे रही थीं, मसूड़ों से खून टपक रहा था। लेकिन सबसे बुरा था आंखें, फीकी ग्रे आंखें, वही आंखें जो मैंने कॉर्विन में देखी थी। अब वे पीली रोशनी में चमक रही थी, इंटेलिजेंस से भरपूर, लेकिन एक विकृत अनमानवीय बुद्धि। वे जानवर की आंखें नहीं थी, वो एक शिकारी की आंखें थी। वह शक्ति और क्रोध का मिश्रण था, दुनिया की सबसे खराब संभावनाओं का संगम, एक इंसान का श्राप और जानवर का अभिशाप। वह अब कैबिन के बाहर खड़ा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, सांस की भाप ठंडी हवा में बादल बना रही थी। उसने अपना सिर घुमाया, उसके कान मुड़े हुए थे, हर आवाज पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। और फिर उसने सिर उठाया और दहाड़ मारी। यह वही दहाड़ जिसने मैंने अपने कमरे की खिड़की से पहले सुना था। पर हम अब पास थे, बहुत पास। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह एक हमला था। यह हमारे ऊपर गिरी जैसे बिजली का झटका, जैसे कोई प्राचीन शक्ति हमारे सीने पर बैठ गई हो। हमने उसे सुना नहीं, महसूस किया। यह जमीन से होते हुए हमारे पसलियों में घुस गया और सीधे आत्मा में कांप गया। यह एक राक्षस का गीत था, और रेवन हॉलो उसका शिकार का क्षेत्र। उस भयानक दहाड़ के बाद कॉर्विन ने अपना सिर नीचे किया। एक खौफनाक पल के लिए मुझे लगा यह हमारी ओर देखेगा, पर उसने नहीं देखा। उसका ध्यान कहीं और था। और फिर वह दौड़ पड़ा, इम्पॉसिबल गति से, जो उसकी विशालता के बिल्कुल उल्टी थी। वह छलांग मारता हुआ आगे बढ़ा। वह इतना तेज नहीं हो सकता था जितना बड़ा वो था। वह इंसान की तरह नहीं दौड़ा, वह जानवर की तरह लपका, उसकी हर चाल ताकतवर हाथों और मजबूत पैरों को धक्का देती हुई। कुछ ही सेकंड में वह जंगल की आड़ में गायब हो गया, और उसकी दिशा थी शहर रेवन हॉलो। मैंने बर्फीली मेरे शरीर में बर्फीली लहर दौड़ गई। या वो ठंड नहीं थी जो त्वचा को लगती है, या वह थी जो हड्डियों से उठती है। मीका, वह शहर की ओर जा रहा है, मैं फुसफुसाया। हे भगवान, वह सबको मार डालेगा। हर कोई अपने घरों में था, पर वे दरवाजे और खिड़कियां उसके सामने कागज की चादरें थीं। यह वही राक्षस था जिसने पशुओं को चीर डाला था, शिकारी कुत्तों को नष्ट किया, और वह खून के प्यासे शिकारी की तरह मासूमों के बीच उतरने जा रहा था। मेरे मन में मेरे पिता की पिक्चर आई। वह अपनी कुर्सी पर बंदूक लिए बैठे थे, पर उस बंदूक से वह राक्षस नहीं रुकेगा। वह ऐसा होगा जैसे किसी लोकोमोटिव पर कंकड़ फेंकना। हमें कुछ करना होगा, मीका ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, बट वह स्थिर खड़ा था। हमें उन्हें चेतावनी देनी होगी। कैसे? अगर हम दौड़े तो वह सेकंडों में हमें पकड़ लेगा। चिल्लाना मौत को बुलावा देना होगा। हम ठहरे रहे, डर और निर्णयहीनता के बीच। हर गुजरता सेकंड हमारे कस्बे के लोगों के लिए घड़ी की टिक टिक थी।
और हम दो लड़के, उनकी आखिरी उम्मीद। शायद हमें उनका ध्यान भटकाना चाहिए, मैंने कहा। डर और पागलपन के बीच जन्मी एक योजना। कोई आवाज करें, कोई हलचल, ताकि वह मुड़े और रेवन हॉलो की तरफ ना जाए। यह आत्महत्या जैसा विचार था, पर अगर हम कुछ नहीं करते तो पूरा कस्बा मारा जाता। मीका ने मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर चुपचाप सहमति थी। फिर उसने अपनी जेब से दूरबीन निकाली, पर गलती हो उसकी दूरबीन पत्थर से टकरा। एक हल्की सी क्लैंग की आवाज गूंजी, पर उस सन्नाटे में यह आवाज गोली जैसे गूंज गई। हम दोनों की सांसें रुक गई, आंखें चौड़ी, दिल सुन्न। एक पल के लिए शायद कुछ नहीं हुआ, शायद वह नहीं सुन पाया, लेकिन हमने गलत सुना। हमने गलत सोचा। जंगल के उस पार से, जहां अंधेरा उसकी आकृति को छिपा चुका था, हमने कुछ देखा। पहले कुछ भी नहीं, फिर दो पीली आंखें, एकदम स्थिर, हवा में जलती हुई दो गोलियों की तरह चमकती हुई। वह रुक गया था, सुन रहा था, देख रहा था। मीका मेरी ओर मुड़ा। अब उसकी आवाज कहाँ? भागो, मैं चिल्लाया। शब्द मेरे गले से फूट उठे। हम उठ खड़े हुए और चट्टानों से दूर पहाड़ी की गर्दानी में भागे। रास्ता तेज ढलान वाला था और पत्तों से भरा हुआ। हम ज्यादा भाग नहीं सके, गिरते गिरते बचे। पीछे से भारी आवाज आई, जैसे कोई कार पेड़ से टकरा गई। राक्षस ने हमारे दृष्टिकोण को पा लिया था और उसने गुस्से से एक दहाड़ निकाली। जब वह हमें नहीं ढूंढ पाया, आवाज बहुत करीब थी, बहुत ज्यादा। हम पहाड़ी के तल तक पहुंचे और सीधे जंगल में घुस गए। अंधकार हमारा साथी और दुश्मन दोनों था। देख पाना असंभव था। डालें हमारे चेहरों से टकराई, जड़ें हमें रोकने की कोशिश कर रही थी, हमारे फेफड़े जल रहे थे। पीछा करने की आवाज सबसे भयानक थी जो मैंने कभी सुनी थी। यह जानवर की नहीं लग रही थी, यह बहुत भारी और हिंसक। यह नेचर की एक अटूट पावर थी जो सब कुछ तोड़ रही थी। छोड़े पेड़ उखाड़े जा रहे थे, पत्थर दूर फेंके जा रहे थे, और हर क्षण उसकी गरज, इसमें शुद्ध नफरत थी, हमारे शरीर को फाड़ने की गारंटी दे रही थी। मैं मीका के साथ दौड़ रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। डर हमें अनजान एनर्जी दे रहा था जो हमें पढ़ाया नहीं गया था। हमें पता था यह इनफ नहीं था, यह चीज तेज थी, यह केवल समय की बात थी। मैं एक झाड़ी से लड़खड़ आया, जमीन पर गिर पड़ा, अपने चेहरे और घुटनों को गीली मिट्टी पर रगड़ते हुए। मीका ने मेरा नाम चिल्लाया, लेकिन वह रुका नहीं। भागते रहो, मैं खांसता हुआ घबराया हुआ जमीन से उठने लगा। राक्षस की आवाज अब करीब थी, उसका भारी सांस लेना सुनाई दे रहा था। मेरे कानों में उसके भारी कदमों की कंपकपी महसूस हो रही। मैंने उस अंधकार की ओर देखा जहां इलियास मीका भाग गया था। मैंने पीछे देखा, फिर एक डिसीजन लिया। मीका, पकड़ ले, मैं चिल्लाया। मैं अपनी दिशा से विपरीत दौड़ना शुरू किया। मैंने उसे अलग करना था। दोनों में से कोई एक बचना चाहिए। मेरे चेहरे पर डर के आंसू बह रहे। मैं फिर चिल्लाया, मीका, वन लास्ट टाइम। मेरे पीछे एक मोटी ब्रांच टूटी और मेरे कान के बीच एक गर्द उठी। अंधकार में दौड़ना दिशाहीन बनाता है। अंधकार में दौड़ना और एक 8 फुट ऊंचे राक्षस से पीछा होते हुए नर्क जैसा था। हर कदम एक जुए की तरह था। जमीन जड़ों और पत्थरों का खजाना थी। मुश्किल से यकीन था कि मैं गिरूंगा नहीं। उस राक्षस की आवाज मेरे पीछे एक सचेत उपस्थिति थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं करी। मैं उसके पास होने का एहसास कर रहा था। उसके पंजों की आवाज, भारी देह की ठस ठस और उसके गले से निकलती गड़गड़ाहट अब तक की सबसे भयावह चीज थी। मौत की गंध आ रही। मैं पागल होने लगा था। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। डर पूरी सोच खत्म कर रहा था। पर एक हिस्सा, एक प्राचीन एनिमल हिस्सा, केवल बचे हुए रहना जानता था। मैं पेड़ों के बीच जिगजैग में दौड़ा, मोटे तनों को क्षणिक बाढ़ के रूप में इस्तेमाल करता। पलक झपकते ही मैंने कंघी के पास हवाएं महसूस करी। लंबे नाखून हवाओं को चीरते हुए गुजर गए जहां मेरा सिर होना चाहिए था। उसकी आवाज एक विप की तरह थी। अगर वो मुझसे टकराते तो मेरा हाथ कट जाता। डर ने मुझे तेजी दी। मैंने खुद को आगे उछाल दिया, गिरा और लुढ़का, बिना रुके उठ खड़ा हुआ। तभी मैंने देखा एक खड़ी ढलान, एक छोटा सा गड्ढा,
इसका अंत एक धारा प्रवाह पानी में था। यह गहरा नहीं था और उसके नीचे गिरना जोरदार लगता। कोई विकल्प नहीं था। मैंने छलांग लगाई, पूरी दुनिया घूम गई। मैं बर्फीले पानी में गिरा। उस चोट ने मेरी छाती में पंच दिया। मैं थोड़ी देर डूबा रहा, मुंह में नाक भरे कीचड़ में। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, खांस रहा था। ठंड ने हड्डियों को जकड़ लिया। मेरे ऊपर पत्थर के किनारे खड़ा था वह भेड़िया। उसने मुझे गुस्सैल निगाहों से देखा, हाउल किया। मुझे लगा वह झिझकेगा, पर वह झिझका नहीं। वह गहराई से नीचे झुका और छलांग लगा दी। उसका पानी में उतरना भारी चट्टान के गिरने जैसा था। कीचड़ और पानी की लहरें ने मुझे गिराकर नाले में भेज दिया। जब मैं संभला, वह कुछ ही गज दूर था। पानी में उसकी गति थोड़ी धीमी हुई, जिसका मुझे एक पार्शियल एडवांटेज मिला। फिर मैं तेजी से नीचे की ओर भागा। ठंडा पानी मेरे पैरों को पीट रहा था। राक्षस मेरे पीछे आ रहा था। उसका भारी कदम मेटालिक स्मेल छोड़ रहा था, सड़े हुए मांस और प्राचीन गुस्से की। अब हमारे बीच केवल पानी था, ठंड और चीड़ की खुशबू। मेरी सांस तेज हो गई। शिकार जारी रहा। पानी के उस ठंडे नाले में भागना मुसीबत था। हर एक कदम जैसे कठिन परिश्रम। राक्षस मेरे पीछे था। उसकी गति मुझे कमजोर करती जा रही थी। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। मेरा शरीर थक रहा था। डर मेरे दिमाग पर छा रहा था, पर मेरा प्राणी हिस्सा जो बचना चाहता था स्थिर था। मैं झाड़ियों के बीच तेजी से दौड़ा। पेड़ों के बीच हवा के झोंके मुझे लग रहे थे। राक्षस के पंजों की आवाज लगातार पड़ रही थी। मैंने महसूस किया कि उसका पंजा मेरे कंधे से कुछ इंच दौड़ा। यह एक बीप की तरह था। डर मुझे वह ऊर्जा दे रहा था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैंने खुद को उछाला, गिरा और तुरंत उठ खड़ा हुआ। मुझे पता था कि बचना मुश्किल होगा। और फिर एक बार फिर उसी खड़ी ढलान पर आया। मेरे सामने लगभग 10 फुट की गिरावट थी। कोई रास्ता नहीं था। मैंने छलांग लगा दी। मैंने कहा, मैं मरने वाला हूँ, पर मैं जिंदा रहा। मैंने कांपते हुए पानी से बाहर निकलकर अपना रास्ता खोजा। मेरे कपड़े गीले और कीचड़ से भरे थे। राक्षस ने पानी के किनारे का रास्ता पार किया। उसकी दूरी करीब थी। उसने फिर से गरजते हुए मुझ पर झपट्टा मारा, और पानी ने उसकी गति थोड़ी कम कर दी थी। मैं तेजी से नीचे की ओर भागा। बचा हुआ जंगल और भी घना और अधिक डरावना लग रहा, जैसे हर कदम मौत के करीब बना रहे हो। मेरी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन बचने की चाह बची रही। मेरे ऊपर हमेशा एक शिकारी की निगाह थी। मैं जानता था यह भागदौड़ काफी नहीं है, पर मैं उम्मीद करता था कि कोई चमत्कार हो। मैंने देखा कि वह प्राणी मेरी ओर आ रहा है। उसके भारी कदम पानी में लहरें पैदा कर रहे थे। उसका पीछा करने की आवाज पानी में और भी डरावनी थी। एक न रुकने वाली ताकत की गरज, जो किसी भी चीज से नहीं रुकेगी। मैंने पलट कर देखा। वह तेजी से पास आ रहा था। उसका मुंह खुला था, बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और उसके गले में गुस्से की फुफकार निकल रही थी। मैं जानता था कि मैं उसे पीछे नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरा शरीर थक चुका था, जकड़ा हुआ और कांपता, बिल्कुल बेबस। हताशा में मैंने पानी में कुछ खोजा, कुछ भी। तभी मेरा हाथ किसी कठोर और चिकनी चीज से टकराया। एक पत्थर, बड़ा और भारी, मेरे सर जितना। बिना कुछ सोचे मैंने इसे उठाया और पूरी ताकत से उल्टा घूमकर उसके सर पर फेंक कर मारा। पत्थर के टकराने की आवाज हुई और वह प्राणी सहम गया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन मैंने रुककर अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाया। मैं भागता रहा, पर गलती कर बैठा। मैंने उसे घायल किया था, पर ज्यादा नहीं। अब वह सिर्फ शिकारी नहीं था, अब वह गुस्से से पागल हो चुका था। अब यह शिकार से कहीं अधिक पर्सनल था। वह और तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसने छलांग लगाई, मेरी पीठ पर आ गिरा। हम दोनों बर्फीले पानी में डूब गए। उसके पंजों की धारदार नोच मेरी पीठ को फाड़ रही थी। मेरा खून पानी में घुल रहा था। डूबते हुए एक आखिरी कोशिश में मैंने हाथ दोनों तरफ फैला दिया। मेरी उंगलियां एक भारी सी शाखा पर पड़ी। मैंने उसे दोनों हाथों से थाम लिया और ऊपर की ओर, उसकी ओर, जहां कहीं भी वह था, घुसा दिया। एक गीली सी टक्कर हुई और उसके मुंह से अजीब सी कर्कश आवाज निकली। उसके शरीर में झटका आया और वह नीचे गिर गया। मैंने खुद को घसीटते हुए सतह पर लाया, खांसते हुए, खून और पानी थूकते हुए। वह कुछ ही दूरी पर खड़ा था,
लड़खड़ाता, जख्मी। उसके कंधे में वही शाखा अब भी गड़ी हुई थी। तभी उसकी आंखों में एक और डरावनी बात दिखी। पहचान। भयावह क्रोध के पीछे एक पल के लिए इंसान की झलक मिली। साइलेंस की आंखें, कॉर्विन की आंखें। उसने मुझे पहचान लिया था और उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। उसी क्षण जंगल की ओर से एक भीषण बंदूक की आवाज सुनाई दी। प्राणी हिल गया। गोली उसके शरीर में लगी। उसने मुड़कर देखा। वह मीका था। उसका चेहरा आंसू से लथपथ, पर हाथ स्थिर। उसने अपने पिता की बंदूक उठाई थी और वापस आया था मेरी मदद के लिए। मैं चीखा, मीका, भागो! बट मेरी आवाज बस एक भिनभिनाहट थी। मीका भागा नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, बंदूक रीलोड करने की कोशिश करने में। पर वह बहुत धीमा था। वह भेड़िया उसके ऊपर झपटा। मैं उस पल को आज तक नहीं भूल सका। और उसके अगले क्षण चुप्पी। भेड़िया मीका के ऊपर खड़ा था और फिर उसने झुककर जो कुछ किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बेसहारा पानी में पड़ा था, इस भयावह दृश्य का मूक दर्शक। उस पल मेरे भीतर कुछ मर गया। मेरे बचपन की मासूमियत जो अब कभी वापस नहीं आएगी। फिर वो प्राणी मेरी ओर मुड़ा, घायल, खून से लथपथ, लेकिन अधमरा नहीं। वह मेरी ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुका। दूर कहीं से लोगों की आवाजें और टॉर्च की रोशनी आ रही थी। प्राणी ने एक पल के लिए सोचा और फिर जंगल की ओर भाग गया। गांव के लोग आए, मेरे पिता, डिप्टी शेरिफ, सब उन टॉर्चों के साथ। वे मुझे देखकर चौंक गए और फिर मीका की लाश देखकर सब सहम गए। मैंने कांपते हुए बस एक शब्द कहा, गौरव। डर अब गुस्से में बदल गया। पूरी रात गांव के लोगों ने साइलेंस की झोपड़ी का पीछा किया, पर जब वे वहां पहुंचे वहां कोई नहीं बचा था। केवल गंध बची थी और खून की याद। साल बीतते गए। मैं अब 78 साल का हूँ। हजारों मील दूर एक शहर में रहता हूँ जहाँ भेड़िए सिर्फ चिड़ियाघरों में होते हैं, और वह रात मुझे कभी नहीं छोड़ती। मैंने दुनिया भर के पुराने किस्से पढ़े और देखा कि कॉर्विन कोई अकेली कहानी नहीं थी। ऐसे और भी हैं, घुमंतु शिकारी, इंसान की शक्ल में राक्षस। और अब जब मेरी मृत्यु निकट है, मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप याद रखें। अगर आप सुनसान जगह पर हो और रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप किसी अजनबी की आंखों में देखें और उन्हें देखकर कुछ अनजाना सा डर लगे तो दूर हो जाइए। और जब चांद पूरा हो तो दरवाजे बंद कर लीजिए, खिड़कियां सील कर लीजिए। दुआ कीजिए कि वाह, इस बार आपके शहर ना आए। मैं आपसे विश्वास की भीख नहीं मांगता, बस इतना कहता हूं, मुझे याद रखिए, मीका को याद रखिए, क्योंकि वह प्राणी हमें अभी भी याद रखता है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मुझे सचमुच यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज और विचार कहाँ तक पहुंच रहे हैं। अगली बार तक शुभ रात्रि।